बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रात को टाइम होता है कि अखबारें पढ़ लूँ। गो कि हमारी कंपनी भी अखबारों के साथ सारा काम होता है हमारा। तो आज सुबह जब मैं ऑनलाइन एक पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं माइग्रेशन वर्कर में, ख्वाह वो एक्सटेंशन की दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वर्क परमिट के लिए, तो उनके टाइमिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वो आप समझ लें कि हद से सब्र से काम बाहर होता जा रहा है। मुझे याद है आज से छः साढ़े छः साल पहले जब मैंने अप्लाई किया था और मेरा फर्स्ट वर्क परमिट था, फर्स्ट टाइम जब मैं स्वीडन में आया था, तो मैंने 9 महीने तक वेट किया था इस चीज़ का। तो 9 महीने का आपको पता है क्या से क्या हो जाता है। मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ आए थे उनको सिर्फ 4 महीने में पेपर मिल गए थे। तो आजकल ये जो टाइमिंग है, ख्वाह वो फर्स्ट टाइम की अप्लाई करने की है, ख्वाह वो आप एक्सटेंशन की है जिसमें आप रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त देते हैं, उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कुछ ख़ास सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर टाइमिंग्स थोड़ी कम है। मैं ये पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उस कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना अरसा वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका उस टाइम से पहले आ सकता है तो वेल गुड है या आप लकी आदमी हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप स्वीडिश माइग्रेशन वर्कर की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे एक कैलकुलेटर बना हुआ है। उस कैलकुलेटर में अगर आप अपनी सारी एंट्री करें और वो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपका कितने अरसे में जवाब आना चाहिए। ये एवरेज जवाब होता है। और याद रखिए ये जो एप्लीकेशन है मोस्टली जो मैं आपको टाइमिंग्स बता रहा हूँ ये सिर्फ उनकी है जो लोग ऑनलाइन पे एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। जो लोग पेपर्स में जमा करवाते हैं उनके टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर टाइम डिफरेंट होने की एक और रीज़न जो बनती है वो ये है कि अगर आपसे वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग ले, आपकी एप्लीकेशन पहले कंप्लीट ना हो, तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगने में आप ये समझ लें कि 4 से 6 महीने आपके एक्स्ट्रा वो किधर भी नहीं गए, वो आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, मैंने पहले बोला कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वालों की टाइमिंग है। जो फर्स्ट टाइम वर्क परमिट जमा करवाते हैं लोग, उसमें जो उनका टाइम लग रहा है वो तकरीबन 15 महीने का लग रहा है फर्स्ट वर्क परमिट लेने में। लेकिन जब उसको एक्सटेंड करवाने के लिए जाते हैं तो ये 18 मंथ्स लगता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने किस सेक्टर में आपने एप्लीकेशन दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या एग्रीकल्चरल में दी है, या आपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए दी है, या आपने आईटी सेक्टर में दी है, या आपने मैनेजमेंट में दी है, या किसी और पोस्ट के लिए दी है। तो ये मुख्तलिफ सेक्टर्स के हिसाब से ये आप समझ लें कि मुख्तलिफ जॉब्स के लिहाज से ये आपका टाइमिंग थोड़ी सी अप एंड डाउन होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने कहा था जी मैं ट्रांसलेटर का काम कर रहा हूँ एक लायर के ऑफिस में। तो जो मेरा दोस्त था उसने कहा जी मैं डिश वॉशिंग कर रहा हूँ। डिश वॉशर को 4 महीने में मिल गई। जो ऑफिस में काम कर रहा था लायर के साथ उसको उन्होंने 9 महीने के बाद दी। तो ये उनका मुख्तलिफ कि कितनी कमी है, कितने पेशों की कमी है, उसके हिसाब से वो जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो ये है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है। अगर आपका एम्प्लॉयर सर्टिफाइड है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सर्टिफाइड क्या चीज़ है। अगर आपका एम्प्लॉयर सर्टिफाइड है तो वो 4 महीनों में आपके पेपर आ सकते हैं फर्स्ट वर्क परमिट। और जब आप एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो 4 महीनों में आपकी एक्सटेंशन भी हो जाती है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसलिए जब अगर आप जॉब तलाश करें स्वीडन के अंदर आके या फर्स्ट टाइम है आपका, तो आप कोशिश करें कि आप सर्टिफाइड एम्प्लॉयर के पास जाएं। सर्टिफाइड एम्प्लॉयर के वो होता है जो माइग्रेशन वर्कर के साथ रजिस्टर हो। उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जो शर्तें हैं वो इतनी ज़रूरी हैं कि वो आपको भी एज ए एम्प्लॉई आपको फ़ायदा दे सकती हैं। मसलन ये कि जो माइग्रेशन वर्कर वाली जो शर्तें उसके लिए रखी हुई हैं वो ये है कि उसके लिए उसके पास नई जॉब्स के लिए फ़ंड्स हों, कि उसको नए एम्प्लॉय चाहिए हों, और उसकी जो एम्प्लॉइज़ हों वो यूरोपीय यूनियन से बाहर से ममालिक से ताल्लुक़ रखते हों। वो एप्लीकेशन जमा कराने की ज़िम्मेदारी मालिक ख़ुद लेता है। वो ऑनलाइन ख़ुद आपकी एप्लीकेशन जमा कराता है। वो ऑनलाइन आपकी ख़ुद एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करता है। और उसने जो पहले से उसके बाद जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जिसको कलेक्टिव एग्रीमेंट्स कहते हैं स्वीडन के अंदर, वो एग्रीमेंट्स किए उन तमाम एग्रीमेंट्स का उसने पास रखा हो, वो कंप्लीट किए हों। अब ये नहीं कि वो उसने इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट के साथ उसने मायदा करके सर्टिफाइड एम्प्लॉयर बन जाए, एक आदमी को बाहर से बुलाए,
2 महीने बाद उसको निकाल दे, फिर बोले जी मैंने मुझे 2 बंदे और दें, तो ये इस तरह वो नहीं चलने देते, फिर वो उसको सर्टिफाइड एम्प्लॉयर से की लिस्ट से हटा देते हैं। अब इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि अगर आप हमारे पास सर्टिफाइड एम्प्लॉयर हैं तो इनकी ये कोशिश है कि जो फर्स्ट टाइम लोग अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए या वर्क परमिट के लिए, तो वो 10 दिन में आपके पेपर निकाल देंगे और 10 दिन में आपको पेपर मिल जाएंगे। और उस तरह एक्सटेंशन के लिए उन्होंने कहा जी कि आपको एक्सटेंशन 20 दिन में आपके पेपरों की एक्सटेंशन भी वो कर देंगे। अब जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप फर्स्ट टाइम स्वीडन में या स्वीडन में आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सर्टिफाइड एम्प्लॉयर को तलाश करें। सर्टिफाइड एम्प्लॉयर के साथ आपका काम जल्दी हो सकता है। जो लोग यूरोपीय यूनियन से आते हैं या दूसरी जगह से या यहाँ पे स्वीडन में स्टूडेंट्स से वो पेपर लेने की कोशिश करते हैं, चेंज करते हैं स्टूडेंट्स के पेपर को, वो समझते हैं कि जो शॉर्टकट तरीका ये है कि आप बिज़नेस के लिए आप पेपर अप्लाई कर दें और आपके स्टूडेंट्स का कार्ड बिजनेस में चेंज हो जाएगा। या जो यूरोपीय यूनियन से आते हैं वो कहते हैं जी हम अपना बिजनेस खोल के अपने पेपर खुद बना लेते हैं। ये सबसे लेंथी प्रोसेस है, याद रखिएगा। अगर आप बिजनेस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पहली दफ़ा के लिए 27 महीने तक का टाइम लग सकता है, यानी कि 2.25 साल से ऊपर आपको टाइम लग सकता है। उसके दौरान में वो आपसे काफ़ी चीज़ें मांगेंगे। इस दौरान में आपका बिजनेस चेक हो जाएगा। फिर ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में भी नहीं है कि इन लोगों को फर्स्ट चेक किया जाए, इसलिए 27 महीने आप किधर नहीं गया। अगर आप इसको एक्सटेंशन के लिए जाएंगे उसके बाद, तो एक्सटेंशन के लिए भी वो आपसे 1.5 साल का टाइम मिनिमम ले लेंगे। तो ये सबसे जो लंबा प्रोसेस है ये बिजनेस वालों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए 27 महीने फर्स्ट टाइम और 18 मंथ्स या 1.5 साल एक्सटेंशन के लिए। उसके बाद जब आप फैमिली को बुलाते हैं, और फैमिली को बुलाने में दूसरे ममालिक से उसमें कुछ कैटेगरीज फॉल्स करती हैं, उनके हिसाब से मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं। मसलन जो 4 रीज़न्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। उसमें रीज़न ये है कि जो अप्लाई करने वाला है फैमिली को बुलाने के लिए उसके पास कौन सी नेशनलिटी है, वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, स्वीडिश है या यूरोपीय यूनियन पासपोर्ट होल्डर है। फिर जो आने वाला शख्स है, जो उसकी बीवी आ रही है या मियाँ आ रहा है, साथ उसके जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास कौन सी नेशनलिटी है। उसके बाद उनका आपस में रिलेशन क्या है, क्या वो मियाँ बीवी का रिलेशन रखते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन रखते हैं, या वो वालिदैन है, बच्चों के बच्चे आ रहे हैं उनके वालिद यहाँ पे हैं, तो ये भी रिलेशन हो गया उस तरह। उसके बाद उनका जो चीज़ डिपेंड करती है वो ये कि उससे पहले ये लोग कितना अरसा साथ इकट्ठे रहे हैं। मैं आपको इसको एक छोटी सी एग्जांपल दे के क्लियर करता हूँ कि आप पाकिस्तान से अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, आपकी बीवी पाकिस्तान में, आप उसको यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं। अब आप और आपकी बीवी वहाँ पे रहे हैं 2 महीने या 3 महीने, आपने शादी की है, आप वापस आ गए हैं, तो ये अफेक्ट करता है। इसमें जो लिमिट्स आती हैं वो 2 साल से नीचे या 2 साल से ऊपर। अगर आप 2 साल से ऊपर उनके साथ रहे हैं पहले तो आपकी ज़्यादा चांसेस है, 2 साल से कम रहे हैं तो थोड़े चांसेस, अरसा आपका लंबा हो सकता है, चांसेस आपके उतने ही हैं। अगर आप स्वीडिश और यूरोपीय यूनियन जो यहाँ पे स्वीडन के अंदर रह रहे हैं उनको 18 मंथ्स तक का टाइम लगता है और एक्सटेंशन के लिए उनके पेपरों का 8 मंथ्स चाहिए। लेकिन अगर आप स्वीडिश और नॉन यूरोपीय यूनियन की जो फैमिली आ रही है स्वीडिश के साथ, नॉन यूरोपीय यूनियन फैमिली की तरह पाकिस्तान से एक आदमी के पास स्वीडिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान से अपनी फैमिली लेके आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने 15 से 18 महीने लाने के लिए, और जब एक्सटेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स की नेक्स्ट टाइम तो तकरीबन 8 महीने लगेंगे। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए पाकिस्तान से या अपने दूसरे मुल्क से, तो उसको फर्स्ट टाइम जो वीज़ा है वो 4 महीने में मिल जाता है। ये बड़ा शॉर्ट पीरियड है ये वाला। उसके बाद जब एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो उनको 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। इसके साथ जो स्टूडेंट की दूसरी जो कैटेगरी है, जो डॉक्टरल जो स्टडी के लिए आते हैं, उनके लिए भी सेम थिंग चीज़ है कि 4 महीने का फर्स्ट टाइम और 6 महीने का उनको बाद में एक्सटेंशन हो सकता है। अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन पासपोर्ट है और आप पाकिस्तान से फैमिली मंगवा रहे हैं तो आपको 6 मंथ का टाइम लग सकता है और इतना ही टाइम तकरीबन आपको एक्सटेंशन में भी लग जाएगा। जो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं स्वीडन के अंदर, उनके लिए तकरीबन 33 महीने हो गया है, 33 मंथ्स, यानी ऑलमोस्ट 3 साल तक वो अपने डिसीजन के लिए वेट करेंगे। इसका मतलब है कि
5 साल प्लस 3 साल और 8 साल। तो ये जो 33 मंथ्स है ये तकरीबन 75% एप्लीकेंट्स के लिए है। ये पॉसिबल है कि किसी का जल्दी भी आ जाए। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दें तो टोटल सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी चीज़ें मिस होंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो मुमकिन है वो आपका काम जल्दी हो जाए। अगर आप नॉर्डिक सिटीजन्स हैं, मसलन आप डेनमार्क से या फिनलैंड से या आप नॉर्वे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप स्वीडन के अंदर नेशनलिटी लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो नोटिफिकेशन जो इशू होगा नेशनलिटी का, वो तकरीबन उसका जो टाइम लगेगा वो 11 महीने लगेगा। एक्स्ट्रा यूरोपीय यूनियन वालों के लिए तकरीबन 33 मंथ्स है। उसके बाद नॉर्डिक्स के लिए 11 मंथ्स है। अब आते हैं, अगर आपने विज़िट करना है स्वीडन का और आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है या आप किसी को बुलवा रहे हैं वहाँ से, तो उनके लिए अगर वीज़ा है वो विज़िट वीज़ा 90 डेज़ से लेस का है तो वो तकरीबन 15 डेज़ में उसको वो डिसाइड कर लेंगे। अगर 15 डेज़ वो शख्स यहाँ पे आता है और यहाँ पे आकर कहता है जी मैंने वीज़ा को थोड़ा सा एक्सटेंड करवाना है, तो एक्सटेंड करवाने के जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 45 डेज़ फर्दर लेता है उस वक़्त। अगर विज़िट वीज़ा 90 डेज़ से ज़्यादा का है, मसलन 6 महीने का है, तो फिर या 6 महीने से ज़्यादा का है, तो फिर जो प्रोसेसिंग टाइम है इसका तकरीबन 7 मंथ्स ले सकते हैं। और 7 मंथ्स आपको इनको टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए कि आपको वो वीज़ा देंगे या नहीं। अब एक चीज़ याद रखिए कि जो कानून के मुताबिक जब आपकी एप्लीकेशन जमा हो गई हो और उसमें टाइम पीरियड गुजर गया हो, बाज़ एप्लीकेशन में डेडलाइन 6 मंथ की है, बाज़ एप्लीकेशन में थोड़ी सी ज़्यादा है, जब पहली डेडलाइन गुजर जाए तो आप माइग्रेशन डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख के या एक फॉर्म फिल करके कह सकते हैं कि हमने जो कुछ आपको दे दिया है आप उसकी बेस पे हमारे लिए डिसाइड करें हाँ या ना में। अगर वो कहते हैं जी ठीक है हम इसका डिसाइड करेंगे, तो उनको 4 हफ्ते मज़ीद चाहिए। 4 हफ्तों में वो आपकी एप्लीकेशन के लिए वो 4 हफ्तों के अंदर एप्लीकेशन में डिसाइड कर देंगे। अगर वो कहते हैं नहीं, नो करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेपर उठा के उन्होंने बाहर फेंक देने, आपको रिजेक्ट कर देना है। उसका मतलब ये है कि वो आपको कहते हैं जी हम आपका 6 महीने के बाद ये 4 हफ्तों के अंदर डिसाइड नहीं कर सकते, हमें फर्दर मोर टाइम चाहिए, हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए आपके केस को डिसाइड करने के लिए। ये याद रखें कि एक दफ़ा जब उन्होंने आपको ना कर दी कि आपको इस टाइम के दौरान हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर आप इसके लिए दोबारा एप्लीकेशन नहीं दे सकते कि पहले 6 महीने बाद आपने एक दफ़ा अप्लाई किया, फिर कहते 6 महीने और भी गुजर गए हैं तो अभी तक जवाब नहीं आया, मैं दोबारा उनको कहता हूँ, तो आप दोबारा उनको नहीं कह सकते। एक केस में एक दफ़ा सिर्फ आप एक्सटेंशन डिसीजन के लिए कह सकते हैं कि अब आप इस केस को कंक्लूड करें। कोई दूसरा केस है तो आप दूसरे केस में 6 महीने के बाद कह सकते हैं। ये सारी आज की थोड़ी सी डिटेल थी। टाइमिंग से आप अपने आप को एडजस्ट कर लें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।